बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से पढ़ा था और इस हवाले से हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है और एनर्जेटिकली प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि नहीं है, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ये इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। और फिर हमने एज एन एग्ज़ाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी और उसके अंदर दो मालिक्यूल्स मीथेन और इथेन, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 जो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देख लेते हैं। आज के लेक्चर का जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो हम सेकंड टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन किया दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें इथीन का स्ट्रक्चर जो है एज एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फिर हम थर्ड एग्जांपल दैट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर इथाइन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो है हम इफ़ेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है वो समरी होगी और फिर हम इस लेक्चर को जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको कंक्लूड कर लेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जो कि होपफुली आपके जहन में होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि जब कार्बन नीड्स टू फॉर्म द 4 बॉन्ड्स, ठीक है, और 4 बॉन्ड बनाना उसके लिए क्या है, स्टेबलाइजेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। और इस 4 बॉन्ड बनाने के लिए इट हैज़ टू प्रमोट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल। ठीक हो गया। तो ये प्रीवियसली हमने देख लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है और ये एनर्जेटिकली क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस चीज़ थी जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं इथीन। अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे इस लुक एट दिस पिक्चर, तो यहाँ पे आपको इथीन या इथिलीन, जिसे कॉमनली इथिलीन भी कहा जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसने, अगर आप उसके आप बॉन्ड काउंट करें तो उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 और ये डबल बॉन्ड 2 + 2 4। तो इसका मतलब क्या है, हर कार्बन एटम जो इस इथीन मालिक्यूल के अंदर मौजूद है उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो और चीज़ आपके जहन मतलब आप गौर करते हैं तो इथेन के केस में मीथेन और इथेन के केस में भी हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाती है, लेकिन वो 4 एटम्स के साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप देखें तो जो कार्बन एटम है इट इज़ बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम्स। अब बनाए उसने 4 बॉन्ड्स ही हैं, दैट इज़ 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, लेकिन इट इज़ कनेक्टेड टू 3 अदर एटम्स। इनमें से 2 हाइड्रोजन हैं और 1 कार्बन है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है कि इथेन हो या मीथेन का केस हो, दोनों केसेस के अंदर जो कार्बन है वो प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल और देन वो इंटरमिक्स होते हैं और आपके पास नया सेट जो ऑर्बिटल्स का बनता है दैट इज़ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बट इन दिस केस कार्बन हैज़ टू कनेक्टेड टू ओनली 3 अदर एटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन ने अगर 3 एटम्स के साथ कनेक्टेड होना है तो इट ओनली नीड्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। रीज़न, 3 ऑर्बिटल्स जिसके अंदर 1 s और 2 p ऑर्बिटल होंगे वही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। उनको हम क्या नाम देंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। अब यहाँ पे देखें, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और यहाँ पे 1 s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो चुका है p के अंदर। अब आफ्टर प्रमोशन जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यानी इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, 1 s और 2 p, और उसके रिज़ल्ट के तौर पे यू गॉट ओनली 3
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देते हैं, जबकि एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह रहा है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है, चौथे ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ा है। रीज़न उसकी क्या है कि इथीन के केस के अंदर कार्बन जो है इट इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स ओनली। ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं और उनके नतीजे के तौर पे जो 3 एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर आप इफेक्ट जो है 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। So after hybridization, each carbon atom has 3 degenerate orbital and 1 p atomic orbital which is not hybridized। तो एनर्जी के लिहाज से भी p atomic orbital जो है वो comparatively at higher energy than the hybridized sp2 orbitals। So जब जिस तरह पिछली 2 एग्जांपल्स में था कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को इस तरह ओरिएंट करें, इस ज्योमेट्री के अंदर चले जाएं ताकि रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो मिनिमम हो। सो टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन द 3 sp2 ऑर्बिटल्स नीड टू गेट एज फार फ्राम ईच अदर एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स का एक्सिस है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है और उसके नतीजे के तौर पे आपके पास ये जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मिलता है आपके पास। सो दी हम कह सकते हैं द एक्सिस ऑफ 3 ऑर्बिटल्स लाइज इन अ प्लेन which are directed towards the corners of an equilateral triangle with the carbon nucleus at the center। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप गौर करें तो आपके पास ये जो येलो ऑर्बिटल हैं दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और सेंटर के अंदर आपके पास क्या है कार्बन न्यूक्लियस है। तो ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। जब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा किसी भी दो को जब आप कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल आपको पता है सर्कल के अंदर 360 डिग्री हम बात करते हैं, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 एंगल ईच आ जाएगा। 120 यहाँ पे, 120 यहाँ पे, 120 यहाँ पे। तो ये वो एंगल है जिसके ज़रिए वो अपने आप को इस तरह डायरेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सो द बॉन्ड एंगल्स आर वेरी क्लोज टू 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो 3 और एटम्स के साथ कनेक्टेड है इथिलीन के केस में। बॉन्ड एंगल जो है वो सारे के सारे 120 डिग्री के क्लोज होते हैं और यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन का नाम देते हैं। उसकी रीज़न सिंपल यही है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो बेसिकली प्लेन को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि वो एक प्लेन के अंदर होते हैं और सेंटर के अंदर कार्बन का न्यूक्लियस होता है। तो इस वजह से उस कार्बन को हम ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन का नाम देते हैं। याद होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन है उसको हमने टेट्राहेड्रल कार्बन एटम का नाम दिया था। तो यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन का नाम देते हैं। सो अब इसके पास ये 3 ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिडाइज थे उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया अलोंग अ सिंगल प्लेन, ठीक है। और जो कार्बन है दैट इज़ टर्म्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन। तो व्हाट अबाउट द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल? जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के जो कि sp2 ऑर्बिटल का एक्सिस डिफाइन कर रहा है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्सिस आप समझते हैं ना, एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो ये तीनों एक्सिस मिलके एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है आपका जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये देख लें। सो यहाँ पे तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन के अंदर होंगे ऐसे, और जो p ऑर्बिटल है वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये साइड वाइज आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये आपको p एटॉमिक ऑर्बिटल नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये तीनों जो है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। सो जो 3 कार्बन जो है इथीन के केस के अंदर वो दो आपस में जो है वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जो कि
आइडेंटिकल नहीं है, डेफिनेटली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि दूसरा बॉन्ड जो है वो साइड वाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो हम इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ 2 बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? ये मैं बता चुका हूँ कि वन रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ एन sp2 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विद एन sp2 ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल हैं जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं क्योंकि एंड ऑन ओवरलैप से बनता है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हेड ऑन या एंड ऑन ओवरलैप जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक हो गया। अब उसके पास बाकी दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन ने ये अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग में इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब ये दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके पास रिमेनिंग है, इस कार्बन के पास भी और इसी तरह इस कार्बन के पास भी। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये ओवरलैप करते हैं विद वन s ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, और इसके नतीजे के तौर पे हर कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ दो CH सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो ये बॉन्ड जो है वो बनते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपके पास जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरम्यान, अब ये 3 बॉन्ड तो हो गए। कौन से? एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो कि sp2 ओवरलैप के साथ बना, और 2 हो गए कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो कि sp2s ओवरलैप से बना। तो एक जो सेकंड बॉन्ड है कार्बन ने, यानी कि जो 4th वन बॉन्ड है उसने बनाना है, वो उसको हम डबल बॉन्ड का नाम देते हैं। ये साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है। इसके अंदर जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो हिस्सा लेते हैं और साइड टू साइड ओवरलैप होता है, जिसके नतीजे के तौर पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेड ऑन ओवरलैप अगर होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैप जो होगा उसके नतीजे के तौर पे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये आप FSC के अंदर पढ़ाए होंगे। तो ये जनाब उसकी पिक्चर पे ज़रा गौर कर लें। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करती है। ये बॉन्ड्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हर कार्बन के पास ये एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि क्या है, इस प्लेन के क्या है, ये जो येलो से ऑर्बिटल शो आपको हो रहे हैं इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल हैं। तो ये वो कंडीशन पूरी करती हैं जो कि साइड वाइज ओवरलैप और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दोनों जो p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं, और नतीजे के तौर पे आपके पास क्या बन जाता है, एक पाई बॉन्ड बन जाता है। अब हम कह सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है CC डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बनाते हैं दोनों कार्बन के, जबकि एक बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड है जो कि साइड वाइज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनता है। ठीक हो गया। तो ये हमने सिर्फ पाई बॉन्ड शो किया आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल, जहाँ पे p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं साइड वाइज, और पाई बॉन्ड शो किया गया है। ये 2 हाइड्रोजन हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच हैं थ्रू sp2s ओवरलैप। ठीक है। और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बना रहे हैं। जितने भी CH बॉन्ड हैं कार्बन के वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और CC बॉन्ड भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैप अगर p एटॉमिक ऑर्बिटल का होना है इन ऑर्डर टू जनरेट अ पाई बॉन्ड, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके नतीजे इस कंडीशन को पूरा करने के लिए जो दोनों कार्बन हैं उनको एक प्लेन में होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक प्लेन में लाए करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं p ऑर्बिटल के अंदर वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम कहते हैं ये अबव एंड बिलो द प्लेन है। ये आपको इस डायग्राम से नज़र आ जाएगी। तो ये 6 एटम आपको शो हो रहे हैं, ये 2 कार्बन एटम हैं और ये 4 हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे एक प्लेन में हैं। ठीक है। और जो p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये अबव एंड बिलो द प्लेन इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, लाई करती है।
अगर हम इनके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो डबल बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी 152 किलो कैलोरीज पर मोल है, जो कि सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी निस्बत ज़्यादा है, उसकी क्या है 88 किलो कैलोरीज पर मोल है। इसी तरह वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर का मतलब 1.33 एंगस्ट्रॉम डबल बॉन्ड है, जबकि जो आपका सिंगल बॉन्ड है दैट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये पिक्चर में देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर हम पिछली डिस्कशन में पिछले लेक्चर के अंदर सम अप कर आए हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम है, तो ये क्या हो गया है, शॉर्टर हो गया है। इस शॉर्टर होने की रीज़न है ये मैं आगे इसी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर लूँगा। सिमिलरली अगर हम इनकी शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर किससे पता चलता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ 88 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए, जबकि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 152 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे दोनों कार्बन न्यूक्लियस को होल्ड कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे दोनों कार्बन न्यूक्लियस को होल्ड कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कार्बन न्यूक्लियस को। उसकी वजह से जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं, ये एक दूसरे को समझ लें ये खींचे चले आते हैं एक दूसरे के करीब ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन विद दीज न्यूक्लियाई। इस केस के अंदर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इन न्यूक्लियाई को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन कंपैरेटिव टू दिस वन कम होती है, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, ये लॉन्गर हो जाता है। और बॉन्ड जितना शॉर्टर होगा उतना ही क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर भी हो जाता है और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है। इसी तरह अगर आप इन दोनों के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली लॉन्गर है, ये शॉर्टर है। इसकी रीज़न हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। द कार्बन एटम इन इथाइन की बात कर लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये स्लाइड इसको एक्सप्लेन करती है। तो इथाइन या इसको एसिटाइलिन का नाम भी देते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो कार्बन इज़ बॉन्डेड ओनली टू 2 अदर एटम्स ऑल्दो इट हैज़ फॉर्म्ड 4 बॉन्ड्स। अगर आप कार्बन के बॉन्ड गिने तो देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड फॉर ईच कार्बन एटम। सो ईच कार्बन इज़ फॉर्मिंग 4 bonds but it is bonded to only 2 other atom. For example अगर आप इस कार्बन को कंसीडर करेंगे it is bonded only with hydrogen and with carbon. So हम कह सकते हैं the carbon atom in ethine are each bonded to only 2 atoms, that is hydrogen and another carbon. और अगर इसने 2 एटम्स के साथ बॉन्ड होना है तो इट ओनली रिक्वायर्स 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो इंटरमिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, उसके अंदर इसको सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ही चाहिए। ये पिक्चर आपने पहले भी देखी होगी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से दोनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हेयर 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल इट intermix and results in the formation of 2 sp hybridized orbitals leaving 2 p atomic orbital each with 1 electron unhybridized। ठीक हो गया। आपके पास 2 ऐसे ऑर्बिटल अचीव होते हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम है, जिनको हम s ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल का नाम देते हैं, और सिमिलरली 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अचीव होते हैं जिनको हम p एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये उसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे ये जो येलो से हाईलाइटेड है दीज 2 ऑर्बिटल्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये जो आपके पास कंपैरेटिवली ब्लू कलर या पर्पल आप इसे कह लें, तो दीज 2 रिप्रेजेंट द p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब p एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है ओरिएंटेशन में तीनों के तीनों p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे भी वही केस है, ये दोनों p एटॉमिक ऑर्बिटल जो इस एक्सिस है इसके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। वन ऑफ द sp ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन in ethine overlaps with an
sp ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन। आपने देखा है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड भी बनना है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनना है। सो यहाँ पे पहला बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये क्या करता है, आपस में ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और इसी तरह जो रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दी अदर sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म cs सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ये दोनों ऑर्बिटल ने अगर आपस में एक दूसरे से एट द मैक्सिमम डिस्टेंस होना है इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपल्शन, तो ये आसानी से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है अब 120 की बजाय क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे। सो 3 से अगर हम डिवाइड करें 360 को तो एंगल 120 का हुआ था। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी क्लोज टू 180 डिग्री से 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 360 के अंदर आपके पास सिर्फ दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आने हैं। ठीक हो गया। तो हर कार्बन ने क्या किया, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया विद अदर हाइड्रोजन एटम बाय sp-s ओवरलैप और दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया बाय sp-sp ओवरलैप। ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, पॉइंट आउटवर्ड्स हो जाते हैं। सो जो बॉन्ड एंगल कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, 180 डिग्री का हो सकता है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलें जी, अब रिमेनिंग 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। आपके पास कार्बन ने 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर लिया इन ऑर्डर टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स, वन विद कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर विद कार्बन कार्बन। नाउ द रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जाहिर बात है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपने ऑर्बिटल्स की डिस्कशन की होगी एफएससी के अंदर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि p एटॉमिक ऑर्बिटल तीनों एक्सिस के अंदर लाइक करते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम उनको px, py और pz का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो एक एक्सिस के अंदर तो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, तो रिमेनिंग 2 एक्सिस के अंदर आपके क्या हो गए, दोनों p ऑर्बिटल हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये ना सिर्फ sp ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर हैं बल्कि एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास क्या हैं, 2 हैं। अब जाहिर बात है दोनों जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यानी जो बॉन्ड एक्सिस है sp ओवरलैप के नतीजे में बना हुआ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर हैं और जाहिर बात है एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो आपके पास यहाँ पे 2 साइड वाइज ओवरलैप की चांसेस है, यानी कि दोनों p ऑर्बिटल जो कि आपस में पैरेलल होंगे दोनों कार्बन के, तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ये देख लें यहाँ पे 2 मुख्तलिफ कलर्स के अंदर ये शो किया। अब ये जो है अगर आप पर्पल कलर की बात करें तो ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एज वेल एज दिस प्लेन। आप इसे कह लें कि अगर ये एक्सरसाइज है तो ये y के अंदर या z के अंदर, जिसको भी आप लेबल कर लें, तो ये सपोज y के अंदर है, तो ये आपस में दूसरे कार्बन का जो y एक्सिस के अंदर p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसके ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये उसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप ब्लू को फोकस करें तो ये ब्लू जो है ये सपोज z एक्सिस के अंदर है, तो दूसरी कार्बन के पास जो z एक्सिस के अंदर p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये उसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये टोटल पिक्चर जो है आपको शो की गई है। ये जो येलो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह ये कार्बन के 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो आपस में ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो पर्पल है ये आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, और दूसरे जो ब्लू से लेबल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये साइड वाइज ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं। सो आपके पास जो ओवरऑल रिज़ल्ट है अगर हम सिर्फ कार्बन और कार्बन को आपस में कंसीडर करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब ट्रिपल बॉन्ड में ओरिएंटेशन आपको बता चुके हैं कि 180 डिग्री 180 डिग्री की होगी। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखें तो बॉन्ड लेंथ को देखें दैट इज़ 1.20 एंगस्ट्रॉम, तो ये मज़ीद शॉर्टर हो गया।
आपके पास पहला बॉन्ड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था दैट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम था, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास 1.33 एंगस्ट्रॉम हुआ, और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ओवरऑल रिज़ल्ट आपके पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में निकलता है। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है जिसके अंदर ये जो वाइट बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं हाइड्रोजन को, और ये जो डार्क ग्रे बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कार्बन को, और इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बना हुआ है एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। एक ट्रिपल बॉन्ड हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे इन पिक्चर्स को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है, तो हमारे पास हमें पता है कि जो 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ये क्या हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं और पैरेलल टू ईच अदर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस भी जो बॉन्ड एक्सिस है उसके भी परपेंडिकुलर हैं। इसके नतीजे के तौर पे अगर तो 1 पाई बॉन्ड बना था तो हमने कहा था जनाब कि ये अबव एंड बिलो द प्लेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, क्योंकि ये समझ लें इसको आप लोअर लोब समझ लें और इसको हायर लोब समझ लें, तो ये ऐसे ओवरलैप कर लेंगे तो जो एक्सेस होगा उसके अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक अगर सपोज आप वाई एक्सिस में लेते हैं तो दूसरा जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना सिर्फ अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करेगी बल्कि इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है मॉलिक्यूल का उसके अगेंस्ट लाई करेगी। हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लिया और उसके हवाले से जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो हम इनको अब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला कंपैरिजन है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हवाले से है। हमने इथेन के केस के अंदर देखा जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है दैट इज़ शॉर्टर दैन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अगर बॉन्ड शॉर्टर है तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्गर भी होगा। तो यहाँ पे उसी की डिस्कशन है। तो ये पिक्चर अगर आप देखें ये पर्सपेक्टिव फार्मूला ऑफ इथेन है, तो इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1.10 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी रीज़न क्या है? आप लोगों ने ऑर्बिटल की डिस्कशन पढ़ी होगी। एस ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल के अंदर है। अब ये जो एस ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है क्लोजर होता है। सो द एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस कंपैरेटिव टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चूंकि एस करैक्टर सिर्फ 25% है, इसलिए एस की निस्बत वो क्या हो गया कंपैरेटिवली लेस क्लोजर हो गया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियाई अगर हम केस में देखें जो कि sp3s ओवरलैप होगा उसके अंदर न्यूक्लिया एक दूसरे से कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब होंगे अगर हम उसको sp3 ओवरलैप के नतीजे में बनने वाले जो सी सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब दोनों के अंदर हेड ऑन ओवरलैप है, लेकिन एक हेड ऑन ओवरलैप के अंदर 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिन ऑर्बिटल से के नतीजे के तौर पे बना होता है उसके अंदर उनका करैक्टर होता है। अब sp3 के अंदर अगर आप देखें तो 75% p करैक्टर है। तो अगर s और p को आपस में कंपेयर करें तो s स्फेरिकल सिमेट्रिकल है और क्लोजर टू द न्यूक्लियाई है, p डम्बल शेप है और इतना क्लोजर ऑफ द न्यूक्लियाई नहीं है। आपको पता है कि पहले ऑर्बिटल में सिर्फ s है और p जो है वो सेकंड ऑर्बिटल के अंदर आता है 1s 2s और 2p। तो 2p ऑर्बिटल अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली क्या हो गया अवे हो गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब यही करैक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आता है तो उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको s के साथ कंपेयर करेंगे तो sp3 ऑर्बिटल क्या होगा अवे होगा। तो अगर एक sp3 s के साथ ओवरलैप कर रहा है और दूसरा sp3 दूसरे sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है तो sp3s ओवरलैप जो है वो कंपैरेटिवली क्या होगी ज़्यादा
स्ट्रॉन्गर होगी कंपैरेटिव टू sp3 sp3 ओवरलैप। जब वो ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैप होगा इन केस ऑफ sp3 s ओवरलैप, तो नतीजे के तौर पर न्यूक्लिया एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो यही होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है sp3 s ओवरलैप की वजह से, इसलिए ये कार्बन और हाइड्रोजन न्यूक्लिया एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। और ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है इट इज़ फाउंड बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग। तो इनके दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है। बॉन्ड जितने शॉर्टर होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस वजह से इसकी एनर्जी, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। याद है आपने पढ़ा होगा कि 105 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए कार्बन हाइड्रोजन के लिए इन केस ऑफ मीथेन, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के लिए 88 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट जो हमने कंपैरिजन करना है वो तीनों मालिक्यूल दैट इज़ मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के अंदर तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को और उनकी लेंथ को डिस्कस करना है। अब ये मैंने तीनों आपको पहले शो कर दूं। तो अगर आप देखें इथेन के केस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ देखें तो 1.10 एंगस्ट्रॉम है। इथीन के केस के अंदर अगर आप देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रॉम है। सिमिलरली इथाइन के केस के अंदर देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो तीनों के अंदर फ़र्क क्या है, देखें हाइड्रोजन तो तीनों के अंदर सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि वो कार्बन जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिफरेंस है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 4 एटम के साथ कनेक्टेड है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 3 एटम्स के साथ कनेक्टेड है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 2 एटम्स के साथ कनेक्टेड है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, s करैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर s करैक्टर कितना है, 50% है, एक s और एक p है, तो इसका मतलब 1/2 ओवर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 50% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 33% s करैक्टर होगा इसके अंदर। और इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे 25% s करैक्टर है। तो जितना किसी एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर FSE के अंदर इसको डिस्कस किया होगा कि जितना किसी एलिमेंट के अंदर s करैक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे लफ्ज़ों में उतना ही आपके पास जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। या इसको आप पिछली डिस्कशन के हवाले से भी लेके जा सकते हैं कि sp के अंदर चूँकि 50% s करैक्टर है, तो इसकी ओवरलैपिंग विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, मैक्सिमम होगी कंपैरेटिव टू दिस वन जिसके अंदर क्या है 33% s करैक्टर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है 25% s करैक्टर है। तो ये जो है यहाँ पे इस कार्बन के अंदर s करैक्टर 50% होने की वजह से इस s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, क्योंकि s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टर होगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कार्बन की नेचर की वजह से, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन नेचर की वजह से इथाइन के अंदर शॉर्टेस्ट होता है, इथीन के अंदर शॉर्टर होता है और इथेन के अंदर लॉन्गर होता है। इसी तरह बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, जितना s करैक्टर ज़्यादा होगा ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, उतना ही जो बॉन्ड एंगल वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें ज़्यादा होता जा रहा है, अगर इन तीनों को कंपेयर करें। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 109.6 डिग्री है, ये 121.7 डिग्री है और ये 180 डिग्री के इक्वलेंट है। तो जितना s करैक्टर किसी एटम के अंदर ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि
ये जो समझ लें, ये जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसके और 2 इसके, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये कार्बन एटम। दूसरे लफ्ज़ों में इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। जब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो जो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये एस करैक्टर कम होने की वजह से इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे एस करैक्टर मैक्सिमम होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज़ 120 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरह बॉन्ड स्ट्रेंथ हम इनकी डिस्कस कर रहे हैं। सो sp hybridized carbon atom have bond angle of 180 degree, sp2 hybridized carbon have bond angle of 120 and sp3 hybridized carbon have bond angle of 109.5 degree। तो आपने इसको s करैक्टर की बेस पे ही एक्सप्लेन करना है कि जितना ज़्यादा x करैक्टर होगा, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ s करैक्टर इन द ऑर्बिटल, द लार्जर वुड बी द बॉन्ड एंगल। ठीक हो गया। अब इसको समराइज़ करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिस्कस की गई है। तीनों मालिक्यूल जो हमने डिस्कस किए हैं, इथेन, इथीन और इथाइन। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इसमें sp3, sp2 बॉन्ड एंगल आप देखते हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप एस करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे एस करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, उतना ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये लॉन्गेस्ट होगा और ये शॉर्टेस्ट होगा। रीज़न हम बता रहे हैं कि इसके अंदर एस करैक्टर ज़्यादा है, इसके अंदर एस करैक्टर कम है। तो जाहिर बात है जितना बॉन्ड शॉर्ट होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये उससे कम है और ये उससे कम है। ठीक है। लेंथ की बात कर लें कार्बन हाइड्रोजन की, तो ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से एस करैक्टर मैक्सिमम है और ये ओवरलैप क्या है, मैक्सिमम होने की वजह से न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम होता है। तो इसी तरह ये ऊपर को इंक्रीज़ करता है और डाउन डिक्रीज़ करता है। और इसी तरह जितना ये शॉर्टर होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट है तो इसकी एनर्जी 101 है और ये शॉर्टेस्ट है तो इसकी 131 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए जब आप कंपैरिजन करें इन तीनों एग्जाम्पल का विद रेफरेंस टू ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने देखा कि कार्बन जो है वो एक ही है, लेकिन इथेन के अंदर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इथीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इथाइन के अंदर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन डिसाइड कैसे करती है कि उसने क्या करना है। ये तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन घर से बाहर, कार्बन घर से बाहर निकलती है तो देखती है आज मौसम अच्छा है तो आज जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर ली जाए, जी आज धूप निकली हुई तो sp2 हाइब्रिड, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ये एक सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंटली हाइब्रिडाइज्ड क्यों है। ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में एक इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है कि उसने आज जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होना है, आज उसने सिर्फ p के अंदर रहना है, आज उसने जनाब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर जाना है और आज उसने sp के अंदर जाना है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है? तो आंसर इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स नो नथिंग। मैंने शुरू में भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स। ये बजाते खुद कार्बन या इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिसाइड करते हैं कि उसने कौन से ऑर्बिटल में जाना है। बेसिकली उन्होंने जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, इथेन बनती है, इथाइन बनता है या इथीन बनती है, तो हर मॉलिक्यूल इसलिए बन रहा है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज। तो वो अपने आप को इस तरह ओरिएंट करता है ताकि उसके अंदर जो एनर्जी मिनिमम हो सके। अब एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है। ऑर्बिटल क्या करते हैं? सिंपली अरेंज देमसेल्व्स इन अ मैनर जिसके अंदर वो मोस्ट स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पे दे सिंपली अरेंज देमसेल्व्स अराउंड एटम्स इन द मोस्ट स्टेबल मैनर। ये नहीं है कि उनका मूड है कि आज हमने sp करना है, sp2 करना है, sp3। नो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हम लेके आए हैं। ठीक है। मतलब आपके पास इथेन थी, इथीन थी, इथाइन थी, आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं इन ऑर्डर टू
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, और बजाते खुद इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि उसने किस में जाना है। ठीक है, इसको थॉरोली देख लीजिएगा और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।